नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज जो है हम आपको कराने वाले हैं क्लास 12th अर्थशास्त्र का मॉडल पेपर 1 टॉपर सीरीज का, जिसमें हम आपको सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो आइए अपने अंदर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि बाजार अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाकलापों का निर्धारण करती है मांग की शक्ति या सरकारी योजनाएं, मांग और पूर्ति दोनों की शक्तियां, या फिर पूर्ति की शक्ति। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, मांग और पूर्ति दोनों की शक्तियां जो है बाजार अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाकलापों का निर्धारण करती हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, यदि अन्य बातें समान रहें तो कीमत घटने पर वस्तु की मांग बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है या ज्यादा घटती है। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, बढ़ती है। क्योंकि यदि अन्य वस्तुएं जो समान रहती हैं तो उनकी कीमत घटने पर जो है उनकी वस्तु की मांग जो है बढ़ जाती है, और यदि वस्तु की कीमत घटती है तो वस्तु की मांग बढ़ती है, यदि वस्तु की कीमत बढ़ती है तो वस्तु की मांग घटती है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि कुल आगम और कुल लागत के बीच का अंतर दिखलाता है लाभ, हानि, लाभ या हानि, कर की मात्रा। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, लाभ। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किस बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है? कार बाजार में, नमक बाजार में, गेहूं बाजार में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, कार बाजार में जो है सबसे ज्यादा पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में होता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ए आर बराबर एम आर, जो है पूर्ण प्रतियोगी बाजार में होता है। ए आर बराबर मतलब होता है एवरेज कॉस्ट, यानी कि औसत राजस्व, और आपका एम आर बराबर होता है सीमांत राजस्व। अब हमारा अगला प्रश्न है कि जीएसटी एक कर है आय पर या वस्तुओं एवं सेवाओं पर, बचत पर, या इनमें से सभी पर। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, वस्तुओं एवं सेवाओं पर जो है जीएसटी कर लगाया जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक का नाम है जे एम कीन्स है, मार्शल है, एडम स्मिथ है, या एरविंग फिशर है। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, जे एम कीन्स, जिन्हें हम जॉन मेनार्ड कीन्स के नाम से जानते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय कहते हैं? बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को, या साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को, या फिर बाजार मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पाद को, या फिर साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद को। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद को जो है राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि किसने कहा था मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? मार्शल ने कहा था, पीगू ने कहा था, वॉकर ने कहा था, या फिर कीन्स ने कहा था। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, वॉकर ने कहा था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि वर्तमान में अधिकांश से दो देशों के मुद्राओं के बीच विनिमय दर तय करता है मुद्राओं की मांग और पूर्ति, देश का केंद्रीय बैंक, या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, या फिर विश्व बैंक। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, देश का केंद्रीय बैंक जो है दो देशों की मुद्राओं के बीच जो है विनिमय दर तय करता है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो यदि अगर ये आपको 3 नंबर में पूछा जाता है तो आपको 50 शब्दों में लिखना है, और यदि अगर ये आपको 8 नंबर में या 10 नंबर में पूछा जाता है तो आपको ये लगभग लगभग 250 से 300 शब्दों में लिखना है। लेकिन 11 से लेकर 18 तक जो है आपको 50 शब्दों में इनका उत्तर देना पड़ता है, जिसके आपको 3-3 नंबर मिलते हैं। तो हमारा प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं के सरल ढांचे में शामिल है सबसे पहले कि क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, और किसके लिए उत्पादन करें। तो प्रत्येक अर्थव्यवस्था की ये 3 केंद्रीय समस्याएं होती हैं कि कैसे उत्पादन करें, क्या उत्पादन करें, और किसके लिए उत्पादन करें। और इसके सीमित उपयोग और संसाधनों के आवंटन के कारण क्या उत्पादन किया जाए, समस्या उत्पन्न होती है। यदि सीमांत साधन उपलब्ध है तो अर्थव्यवस्था में उत्पादन की सीमाएं उत्पन्न होती है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि सामान्य वस्तुओं निम्न स्तरीय वस्तुओं में भेद बताइए। सामान्य वस्तुओं और स्तरीय वस्तुओं में भेद बताइए। तो सामान्य वस्तुओं और निम्न स्तरीय वस्तुओं में अंतर यह है कि सामान्य वस्तुओं की मांग आय के बढ़ने के साथ बढ़ती है,
जबकि निम्न स्तरीय वस्तुओं की मांग आय के बढ़ने के साथ घटती है। यानी कि सामान्य वस्तुएं कौन सी होती हैं? सामान्य वस्तुएं वे होती हैं जिनकी वस्तुओं की मांग जो है आय के बढ़ने के साथ बढ़ती है, लेकिन जो निम्न स्तरीय वस्तुएं होती हैं उनकी आय के बढ़ने के साथ मांग घटती है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि उत्पादन फलन किसे कहते हैं? तो उत्पादन फलन अर्थव्यवस्था में उपादानों और उत्पादनों के बीच के संबंध को बताता है। यह बताता है कि समय की एक निश्चित अवधि में दिए गए उपादानों का इस्तेमाल करके कितना उत्पादन किया जा सकता है। उत्पादन फलन को गणितीय रूप से इस तरह से लिखा जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि मांग और पूर्ति की परिभाषा बताइए। तो मांग और आपूर्ति अर्थशास्त्र के दो मूलभूत घटक हैं। मांग का मतलब है कि कोई व्यक्ति किसी खास कीमत पर कोई चीज खरीदने के लिए तैयार है। वही आपूर्ति का मतलब है कि कोई उत्पादक किसी खास कीमत पर कोई चीज बेचने के लिए तैयार है या नहीं। तो पूर्ति और आपूर्ति यही एक होता है, एक ही होता है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि अप्रत्यक्ष कर का अर्थ बताइए तथा उदाहरण लिखिए। तो अप्रत्यक्ष कर मूल रूप से ऐसे कर होते हैं जिन्हें किसी अन्य इकाई या व्यक्ति पर लगाया जा सकता है। ये आमतौर पर निर्माता या आपूर्तिकर्ता पर लगाए जाते हैं, जो फिर उपभोक्ता पर कर लगाए जाते हैं। अप्रत्यक्ष कर का सबसे आम उदाहरण सिगरेट और शराब पर उत्पाद शुल्क है। मूल्य वर्धित कार भी अप्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं? तो किसी अर्थव्यवस्था में आय में होने वाले बदलाव के मुकाबले उपभोग में होने वाले बदलाव को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी कि एमपीसी कहते हैं। यह आय में बदलाव के मुकाबले उपभोग में होने वाले बदलाव का अनुपात है। इसे प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है। एमपीसी की मदद से आय में बदलाव के कारण उपभोग में होने वाले बदलाव का पता चलता है। एमपीसी मूल्य लोच की तरह काम करती है। आय में बढ़ने पर खपत भी बढ़ती है, लेकिन उतनी ही जितनी आय बढ़ती है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि अंतिम उत्पाद और मध्यवर्ती वस्तुओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका इस्तेमाल उपभोक्ता सीधे तौर पर करते हैं, जबकि मध्यवर्ती वस्तुओं का इस्तेमाल अन्य वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। और अब इसका उद्देश्य है कि अंतिम वस्तुओं का इस्तेमाल उपभोक्ता करते हैं, जबकि मध्यवर्ती वस्तुओं का इस्तेमाल व्यवसाय करते हैं। और अब आते हैं इसके स्वामित्व। तो अंतिम वस्तुओं का स्वामित्व उपभोक्ता के पास होता है, जबकि मध्यवर्ती वस्तुओं का स्वामित्व उत्पादक के पास होता है। अब इसके मूल्य संवर्धन में आते हैं। तो अंतिम वस्तुओं में मूल्य संवर्धन होता है, जबकि मध्यवर्ती वस्तुओं में मूल्य संवर्धन नहीं होता है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भुगतान संतुलन के पूंजी खाते के घटकों का वर्णन कीजिए। तो भुगतान संतुलन के पूंजी खाते के घटक ये हैं जिनमें पूंजी हस्तांतरण, गैर उत्पादित परिसंपत्तियों का अधिग्रहण और निपटान, विदेशी मुद्रा भंडार, निवेश, ऋण उधार और पूंजी खाता भुगतान संतुलन का एक अहम घटक है। यह खाता देशों के बीच होने वाले पूंजी लेन देन को रिकॉर्ड करता है। पूंजी खाते में इन बातों का रिकॉर्ड किया जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि उपभोक्ता के व्यवहार के संदर्भ में बजट सेट और बजट लाइन की व्याख्या कीजिए। तो उपभोक्ता के व्यवहार के संदर्भ में बजट सेट का मतलब है कि उपभोक्ता अपनी आय को कौन सी वस्तुएं खरीद सकता है, यानी कि उपभोक्ता जो है अपनी आय से कौन सी वस्तुएं खरीद सकता है, ये जो है बजट सेट होता है। वहीं बजट लाइन का मतलब है कि उपभोक्ता की आय के बराबर कीमत वाली वस्तुओं के संयोजन का ग्राफ होती है। तो ये जो है बजट सेट और बजट लाइन की व्याख्या होती है, जो कि आपको 3 नंबर में पूछी जाती है। अब आता है कि ऐच्छिक बेरोजगारी और अनैच्छिक बेरोजगारी की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। तो ऐच्छिक बेरोजगारी का मतलब है कि कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से बेरोजगार रहता है। वहीं अनैच्छिक बेरोजगारी का मतलब है कि कोई व्यक्ति काम करने को तैयार है लेकिन उसे नौकरी नहीं मिल पाती है। तो यही जो है अनैच्छिक और ऐच्छिक बेरोजगारी होती हैं।
ऐच्छिक बेरोजगारी में जो है व्यक्ति अपनी मर्जी से बेरोजगार रहता है, जबकि अनैच्छिक बेरोजगारी का मतलब है कि कोई व्यक्ति काम करने को तो तैयार है लेकिन उसे नौकरी नहीं मिल पाती है। तो यही जो है ऐच्छिक और अनैच्छिक बेरोजगारी होती हैं। तो अब जो है हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।